तो हेलो एंड नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी इंग्लिश फैकल्टी जूही ज्ञानचंदानी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे, है ना, और बिल्कुल जोश के साथ रेडी हैं आज के इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में। ओरिएंटेशन एंड इंग्लिश के बेसिक्स को हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये टारगेट हम कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टियर 1 की बैच के लिए, ठीक है। सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और इस सेशन को मैं शुरू करना चाहूंगी एक बहुत ही प्यारे से थॉट के साथ, जो कि हमारे माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। उनका कहना है कि एक्सीलेंस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट डजंट हैपन बाय एन एक्सीडेंट। मतलब कि एक्सीलेंस जो होता है ना, सफलता तक पहुंचना और बिल्कुल वो ऊंचाइयां हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं होता है या कोई एक्सीडेंट से नहीं होता है। ये एक सतत प्रयास है ना। हमें लगातार लगे रहना है और तभी ये हम कर पाएंगे। वेरी गुड, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या करने वाले हैं आज के हम सेशन में, पहले मैं आपको बता दूं ये थोड़ी सी जानकारी मेरे बारे में। मैं हूं जूही ज्ञानचंदानी, मैं इंग्लिश की फैकल्टी हूं। मैं 2010 से इंग्लिश पढ़ा रही हूं एसएससी और बैंकिंग एस्पिरेंट्स को, और अब इस कड़ी में हम जुड़ चुके हैं आपके साथ में, राइट? ओके, ये है हमारी टीम जो आपको एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैच जो है टियर 1 उसमें आपको गाइड करेगी, मेंटोर करेगी, है ना। और पूरा पूरा हमारा टारगेट रहेगा कि हम आपको ये एग्जाम में सफलता दिलाएं। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जाम के बारे में कि एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरह का एग्जाम होता है, उसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, है ना। सिलेबस इंग्लिश का क्या क्या है जो हमें कवर करना है, ये सारी चीजें जो है हम आज कवर करेंगे, राइट। एसएससी सीजीएल एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एसएससी सीजीएल भारत में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्स है। हर साल एसएससी जो है वो कंडक्ट करती है ये एग्जाम्स वेरियस पोस्ट्स के लिए, जिसके लिए आप सभी भी एस्पायर कर रहे हैं, है ना। और अगर इसका पैटर्न बताया जाए तो पैटर्न डिस्कस करते हैं, 2 फेज में होता है इसका एग्जाम। अगर इस बार की बात करें इस ईयर की, तो वैकेंसीज लगभग 7,500 वैकेंसीज आपके पास में अवेलेबल है। बहुत ही सुनहरा मौका है अपनी अपनी सीट रजिस्टर करने का, है ना। तो आप सभी भी, मैं उम्मीद करती हूँ कि रेडी हैं कि इन 7,500 सीटों में से अपनी अपनी सीट को बिल्कुल रजिस्टर करना है। ओके, अगर बात करें सीजीएल के एग्जाम पैटर्न की, तो ये 2 फेजेस में कंडक्ट होगा, टियर 1 और टियर 2, है ना। टियर 1 जो होता है आप देख सकते हैं कि ये क्वालिफाइंग होता है नेचर में, मतलब आपको सिर्फ इसे क्वालिफाई करना है। उसके बाद टियर 2 के जो मार्क्स होते हैं वो आपके इसमें ऐड होते हैं, वो आपके इसमें जुड़ते हैं। तो टियर 1 जो है बिल्कुल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ठीक है। अगर आगे देखें तो टियर 1 में एग्जाम पैटर्न किस तरह से आता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, कितना टाइम अलॉटेड होता है, ये सारा कुछ मेंशन है। सेक्शंस की बात करें तो जीए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, पहला पार्ट है रीजनिंग, दूसरा है जनरल अवेयरनेस, तीसरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे मैथ भी कहते हैं, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ये है चौथा। और ये सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हर एक सेक्शन से 25 सवाल पूछे जाएंगे, और 25 सवाल के अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखा जाए तो हर एक सवाल 2 नंबर का होता है। अब जाहिर सी बात है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं तो इसमें माइनस मार्किंग तो जरूर होगी, राइट। तो ये हो गया 50-50 नंबर। अब इसका जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, 1 घंटे का टाइमिंग आपको इसमें मिलता है। और नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, 1/4, मतलब आपका प्लस अगर सही करते हैं तो 2 नंबर मिलेगा, गलत करते हैं तो 0.5 जो है वो माइनस होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं जो टियर 2 है वो अब जो चेंजेस हुए हैं एसएससी में, तो उसके हिसाब से ये नए पैटर्न पे बेस्ड है। जो चेंजेस हुए हैं उसमें 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। पेपर 1 जो है वो सारे कैंडिडेट्स के लिए बिल्कुल जरूरी है, कंपलसरी है ना। और पेपर 2 जो जेएसओ पोस्ट के लिए जा रहे हैं, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए, पेपर 3 जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए होता है, ठीक है। ये आपको टाइम ड्यूरेशन भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जो कि पहला पेपर जो कि बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, क्या क्या है।
पहला पेपर 3 सेक्शन में होगा आपका। ये मैं बात कर रही हूँ टीयर 2 की, क्योंकि आप टीयर 1 की तैयारी कर रहे हैं, सफलता तो निश्चित है ना। उसके बाद टीयर 2 का भी हमें सोच के चलना है। तो टीयर 2 में जो पेपर 1 होगा वो 3 सेक्शंस में होगा। पहला सेक्शन, उसमें मैथ होगा आपका और उसमें रीजनिंग होगा। ये 2 आपके पहले सेक्शन में आएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 30 पूछे जाएंगे इन दोनों सेक्शन से। और यहां पर आप देख सकते हैं ये जो मार्क्स है ये इंटू 3 है, मतलब आप एक सवाल आपका जो है वो 3 नंबर का होगा, ठीक है। वेटेज की अगर बात करें तो 23% का वेटेज होता है इसमें, और इन दोनों पेपर के लिए आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा। अगर बात करें दूसरा सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा और आपका जनरल अवेयरनेस, ये दोनों को एक में रखा गया है, एक सेक्शन में, सेक्शन 2 में। इंग्लिश से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 45 क्वेश्चंस है और इनके आपके मार्क्स है 135। वेटेज की अगर बात करें तो 35% का वेटेज है, मतलब इंग्लिश की तैयारी हमें बहुत ही सॉलिड, बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी, है ना, राइट। और अगर देखें जनरल अवेयरनेस तो इससे 25 सवाल पूछे जाएंगे और ये 75 नंबर का होगा और ये वेटेज दिया है, इसमें भी आपको 1 घंटे का वक्त मिलेगा। सेक्शन 3 की बात करें तो ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है नेचर में, है ना। 20 सवाल कंप्यूटर नॉलेज का होगा और एक आपका डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग होगा, और इन सब में 15-15 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न है आपका टीयर 2 का। आगे बढ़ते हैं। टीयर 2 में ही जो पेपर 2 है, जो जेएसओ पोस्ट के लिए, उसमें एक स्टैटिस्टिक्स का पेपर होना है, और जो ऑडिट ऑफिसर के लिए है उसमें एक जनरल स्टडीज आएगा जिसमें फाइनेंस और इकोनॉमिक्स पूछा जाएगा। ये इनका मार्क्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है और ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। 2-2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है, उन विद्यार्थियों के लिए है जो इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। वेटेज मतलब होता है कि वो कितना पोर्शन पूछा जाएगा, है ना, कितना भार है उसका। मतलब अगर देखा जाए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस किससे पूछे जा रहे हैं, इंग्लिश से, है ना। तो सबसे ज्यादा भार किसका हो गया, इंग्लिश का, उसको कहते हैं वेटेज, है ना, ओके। तो ये हो गया। नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स है यहाँ पे, 3 नंबर अगर एक में मिलते हैं टीयर 2 में, पेपर 1 की अगर बात करें तो 1 नंबर यहाँ पे कट जाता है आपका अगर आप गलत करते हैं तो, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में पिछले कुछ सालों का कट ऑफ कितना गया है, ताकि हमें थोड़ा आइडिया मिल सके और हम उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर कर सके, उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को कर सके, ठीक है, ओके। यहां पे देखा जाए कट ऑफ की अगर बात करें तो 2022 का कट ऑफ जनरल कैटेगरी में देख सकते हैं आप इतना गया था। 2021 का कट ऑफ 130 गया है और 2020 का जो कट ऑफ है वो इतना गया है, ठीक है। तो ये कट ऑफ की लिस्ट है आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना, और उसके हिसाब से ही हम अपनी तैयारी को एक दिशा देते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आती हूं अपने सब्जेक्ट पे, ठीक है। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोगों की दुखती नस होती है कि नहीं, बताइए, है ना। इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत कुछ ना कुछ लोगों को आती है। अब क्यों आती है, क्योंकि इंग्लिश को कभी उस तरीके से नहीं समझा जैसा कि आज से समझेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इंग्लिश के सिलेबस की तो बेसिकली 3 पार्ट्स में, 3 भागों में ये विभाजित है। 3 भाग कौन कौन से हैं इसके, पहला तो रीडिंग, दूसरा आपका ग्रामर है और तीसरा है आपका वोकैबुलरी। ये 3 इसके पिलर्स हैं, स्तंभ हैं, है ना। ये 3 आपको काम आएंगे। पूरे इंग्लिश का सिलेबस ये क्या करते हैं, पूरा सार है, कंप्लीट करते हैं ये। अब सवाल आ रहा होगा कि रीडिंग में क्या सिर्फ पढ़ाई करनी है, नहीं। रीडिंग मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। आरसी हमने बचपन में पढ़ा है ना, जिसको हम गद्यांश कहते थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, ये वही है। अभी इसका पैटर्न अलग होगा, लेवल अलग होगा। क्लोज टेस्ट होगा। क्लोज टेस्ट क्या है ये मैं आपको जरूर बताऊंगी जब हम इस पे आएंगे। एक पैराग्राफ होता है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, है ना, खालिस्तान भरो जैसा ही होता है। ये भी क्या होता है इसको डिटेल में डिस्कशन हम करेंगे। तारा जंबल की बात करें तो ये भी पार्ट है रीडिंग का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट जो है सब ये रीडिंग के पार्ट में आते हैं, ठीक है। मतलब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए होंगे जो इधर उधर होंगे, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे, उनको आपको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है, ठीक है। चलिए फाइन।
यस यस है ना, क्वेश्चंस जो हैं आपके बिल्कुल दोनों लैंग्वेज में आते हैं, दोनों लैंग्वेज में आते हैं, है ना। बिल्कुल। चलो अभी देखा जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में बहुत ही चुनिंदा टॉपिक्स है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें सारे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने बचपन में, है ना। ये 8 पार्ट होते हैं इसके, और 8 पार्ट जो है, पूरे 8 नहीं पढ़ने हमें, बेसिकली 7 पढ़ने। एक पार्ट होता है इंटरजेक्शन, जो कोई काम का नहीं होता, तो बेसिकली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन और कंजंक्शन, यही है जो हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। उसके बाद होता है आर्टिकल ए एंड द, सभी ने पढ़ा हुआ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे जो आपने पहले कभी पढ़ा नहीं। बट अब क्या होगा ना कि अब पढ़ने का नजरिया अलग होगा और अब पढ़ने का पर्पस अलग होगा, और थोड़ा जो पैटर्न होता है जिस तरह से हम पहले पढ़े हैं उससे काफी अलग ढंग से हम पढ़ेंगे यहाँ पे। वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आएगा। नरेशन की बात करें तो डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी में अगर हम आते हैं तो सिनोनिम्स, है ना, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द जो होते हैं एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द जिसकी बात करते हैं हम, इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, मुहावरे और स्पेलिंग एरर। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका इंग्लिश का, ठीक है। ये पूरा सिलेबस है इंग्लिश का, किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। बस जुड़ चुके हैं आप लोग, अब सारा टेंशन जो है छोड़ दीजिए, है ना, सिर्फ पढ़ने और सीखने पे ध्यान दीजिए और कुछ नहीं, ठीक है। ओके चलो फाइन, ये रहा सिलेबस आपका, इतना सब कुछ हमको कवर करना है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक जैसे कि आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है स्क्रीन पे, क्या, नाउन। अब मुझे आप सभी एक बार बताएंगे कि क्या ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको हमने कभी नहीं पढ़ा? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, हम बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं, है ना, हम बचपन से इस टॉपिक को पढ़ते आ रहे हैं। कुछ भी नया नहीं, नाउन मतलब क्या, संज्ञा ही तो है ना। पर अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। अब जो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा वो अलग तरीके से पूछा जाएगा, जैसा पढ़े हैं वैसा नहीं। तो आज अब हम क्या करेंगे, अभी तक सिर्फ पढ़ा था, अब इसको समझेंगे, और समझेंगे भी नहीं, इससे दोस्ती करेंगे, है ना, क्योंकि जब तक हम इस टॉपिक से फ्रेंडली नहीं होंगे, है ना, तब तक आने वाले आगे के जो टॉपिक है ना वो समझ में नहीं आएंगे। तो अब क्या करना है, हमको इससे दोस्ती करनी है। रेडी है सारे के सारे इससे दोस्ती करने के लिए? यस चलो, है ना। तो इसको हम देखते हैं एक बार। अभी देखते हैं कि नाउन, संज्ञा जिसको हम कहते हैं, ये कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ा हुआ है, पहली बात तो। दूसरा, अब इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से, है ना। अभी आप अपने इर्द गिर्द चारों तरफ एक बार नजर घुमाओ और मुझे बताओ कि क्या क्या चीजें आपको दिख रही है। फटाफट से एक बार अपने चारों तरफ एक बार नजर घुमाओ और मुझे बताओ जो भी चीज आपको दिख रही है, कुछ भी जो भी चीज है, जल्दी से एक बार सारे के सारे मुझे बता दो। सारी चीजें पीडीएफ वगैरह सब आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, है ना। यस बहुत बढ़िया। एक बार अपने चारों तरफ देखो और मुझे बताओ क्या क्या चीजें, क्या क्या वस्तुएं नजर आ रही हैं, है ना। हाँ बहुत इजी है, मैं बता रही हूँ ना, हमें पढ़ना नहीं है, हमें समझना है। और समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी। तो दोस्ती का ये पहला कदम है हमारा इंग्लिश की तरफ, ठीक है। मैं बता रही हूँ आपको, बहुत मजा आएगा, फन करेंगे, एकदम मजे मजे में पढ़ा जाएगा, ठीक। बुक है, टेबल है, पेन है। अभी आप क्या देख रहे हैं, अभी आप लेक्चर देख रहे हैं तो आपके हाथ में फोन होगा या लैपटॉप होगा, राइट। कॉपी पेन रखी होगी, आप खुद बैठे हैं, चेयर है, टेबल है, एक रूम है, पंखा है ना, हर वो चीजें, पानी की बोतल रखी होगी आपने। ये सारी चीज इनफैक्ट आप खुद भी क्या है, नाउन है। बिल्कुल सही समझा, हर एक चीज जिससे आप सराउंडेड है, इनफैक्ट आप खुद ही, मैं आपको बताती हूँ, मैं एक नाउन हूं, ये बोर्ड एक नाउन है, ये पेन एक नाउन है, ये मोबाइल एक नाउन है, हर जगह पे नाउन है। जो चीज आपको दिख रही है वो तो नाउन है ही, पर आपको पता है जो चीज नहीं भी दिख रही है ना वो भी नाउन है। अभी बताओ, ये हो गया ना क्वेश्चन मार्क की जो चीज नहीं दिख रही है वो कैसे नाउन है। अब मुझे एक बात बताना, आप, हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं आपको शिक्षा दे रही हूं, मैं आपको ज्ञान दे रही हूं और आप ज्ञान ले रहे हैं, है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे।
मैं आपको नॉलेज दे रही हूं और आप नॉलेज ले रहे हैं, सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, हाँ या ना? यस, है ना? आप क्या कर रहे हैं? आप शिक्षा ले रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं, ये शब्द लिखूं मैं, है ना, ये क्या है? एडुकेशन। आप क्या ले रहे हैं यहां पे? नॉलेज, है ना? आप क्या ले रहे हैं? नॉलेज। तो ये एडुकेशन और नॉलेज, ये महसूस किया जा रहा है, ये दिख नहीं रहा, ये भी नाउन है। तो अगर मैं सिंपल आसान भाषा में एक लाइन में बोलूं नाउन क्या है, तो ये होता है नेमिंग वर्ड। नामकरण करने वाला एक पंडित है नाउन, और कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी भाषा की, है ना, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं या कम्युनिकेशन की बात करें, आपस में बातचीत करने की बात करें, तो हम कैसे बात करते हैं? शब्दों से बात करते हैं या वाक्यों से बात करते हैं? शब्दों से तो बात नहीं, शब्द को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? एक सेंटेंस बनाते हैं, और उस सेंटेंस से हम बात करते हैं। जैसे मेरा नाम जूही है, मैं एक टीचर हूं, आप क्या करते हैं, आपका क्या नाम है। तो इसमें क्या हो रहा है? काफी सारे सेंटेंसेस हो रहे हैं। सेंटेंस, यस। तो बेसिक अगर बात करें तो सेंटेंस जो है वो फॉर्मेट, जो उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस होता है वर्ब, एक बेसिक सा फॉर्मेट बता रही हूं, और दूसरा होगा ऑब्जेक्ट, है ना? ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है? यहां पर आप नाउन का काम समझेंगे। ये जो वर्ड है ना नाउन, ये जो शब्द है, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये किस तरह फंक्शन करता है ये देखेंगे। ये आता है सब्जेक्ट की प्लेस पे, ये आता है ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, ये दोनों प्लेस पे। तो नाउन या तो सब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा या तो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर आएगा। तो समझने के लिए एक वाक्य में, एक सेंटेंस में नाउन क्या है और इसका क्या फंक्शन है, इसको पढ़ना जरूरी है। ऐसे ही जो सेंटेंस होता है बहुत सारे शब्दों से मिलकर बनता है, और वो बहुत सारे शब्द सारे क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट। तो पहली बात समझ में आया बेसिक चीज की नाउन क्या है। सिंपल और आसान भाषा में नाउन जो है एक नेमिंग वर्ड है। अभी इस जनाब को देखिए, छोटे से बच्चे को देखिए, यहाँ पे आपको इस पिक्चर में क्या क्या नजर आ रहा है। अब आप बताते जाएंगे क्या क्या नाउन है इसमें। जल्दी से, मुझे सभी का रिप्लाई चाहिए। आप मुझे बताते जाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं दिख रही हैं और क्या वो नाउन है। जल्दी से, हमें क्या दिख रहा है? पेंसिल्स, पेन दिख रही है, पेन है यहाँ पे, है ना? पेंसिल दिख रही है, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये इसकी नोटबुक है, ये कॉपी है ना? ये बॉक्स है, ठीक है? ये यहाँ पे पेपर्स रखे हुए हैं, है ना? ठीक है? यहाँ पर ये इनकी क्लॉक रखी हुई है, घड़ी रखी हुई है, ठीक है? और आगे देखेंगे और क्या क्या चीजें हैं, ध्यान से सबके सब। ये किताबें हैं, ये बुक्स हैं, ठीक है? ये जो है एक लड़का है, बॉय है, इसको आप स्टूडेंट बोल लो, एक स्टूडेंट है, ठीक है? ये इसने क्या पहन रखा है? चश्मा पहन रखा है ना? तो ये इसके स्पेक्ट्स है ना? स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्ट्स है। पेन पकड़ी हुई है, ड्रेस पहनी हुई है, हर एक चीज आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है? ये है नाउन, राइट? बात समझ में आई? वैसे ही जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया था, तो अब कोई दिक्कत कि नाउन को समझने में? आप हर जगह देखिए, हर जगह इंग्लिश दिखेगी आपको। अब आप समझेंगे नहीं, देखेंगे। दिमाग की आंखों से आप इंग्लिश को विजुअलाइज करेंगे, देखेंगे, और जब हम ऐसा करते हैं ना, तो उस टॉपिक को, उस चीज को, सब्जेक्ट को समझना बहुत आसान और एकदम फन बन जाता है, एक गेम बन जाता है। तो ये गेम है, ठीक है? चलिए जी, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेसिक क्या बताया मैंने आपको। नाउन एक नेमिंग वर्ड है, एक नामकरण करने वाला पंडित है। बेसिकली जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, जो अभी तक हमने परिभाषा, संज्ञा की पढ़ी हुई है, वो क्या है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड इमोशन। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बट अभी हम समझने का तरीका थोड़ा अलग करेंगे। और उसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, हर्षित एक पर्सन का नाम है, पटना शहर है, कैट एक एनिमल है, पेन एक वस्तु है, काइंडनेस एक भाव है। काइंडनेस मतलब दया भावना रखना, ये एक भाव होता है, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई होगी क्योंकि हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अच्छा नाउन के प्रकार। यहां पर आता है स्टेप 2। समझ लिया कि नाउन क्या है, अब नाउन की तह तक जाएंगे। मैंने कहा अभी तक जैसा नहीं पढ़ा, जिस तरह से नहीं समझा,
वो तरीका यहाँ पे आप पढ़ेंगे और समझेंगे, और उसके बाद आपसे सवाल देखो कैसे बनते हैं, ठीक है। यस, या ध्यान से देखो कितने प्रकार लिखे हुए हैं। ये हो गया एक कॉमन नाउन, ये है प्रॉपर नाउन, ये है आपका कलेक्टिव नाउन, ये है आपका मटेरियल नाउन, और ये है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली 5 पार्ट है, और इसको भी हम आखिर में डिवाइड करेंगे सिर्फ 2 पार्ट में, बट अभी ये समझिए कि ये क्या है ना, ये 5 पार्ट है, ठीक है। बात समझ में? अब इसको बढ़ाते हैं हम आगे, ठीक है। देखिए यहां पर इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे जल्दी बताइए, यहाँ पे क्या पिक्चर में दिख रहा है आपको? 2 पिक्चर्स मैंने शेयर की है यहाँ पे, है ना, 2 पिक्चर्स, 2 इमेजेस आपके सामने है। अगर मैं बात करूं ये वाली इमेज की, इमेज नंबर 1 की मैं बात करूं, तो यहाँ पर काफी सारे आपको सितारे दिख रहे हैं, काफी सारे अभिनेता दिख रहे हैं। क्या है? एक्टर्स हैं। अगर मैं बोलूं इनको एक शब्द में बताओ कि ये सारे के सारे कौन है, तो आपका जवाब डेफिनेटली आएगा कि ये एक्टर्स हैं। ये क्या है? ये अभिनेता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं फिर इनमें क्या अंतर है, ये कौन है, तो ये है अमिताभ बच्चन, है ना, अमिताभ बच्चन, हाय, ठीक है, द ग्रेट अमिताभ बच्चन। अभी अगर दोनों पिक्चर में थोड़ा सा अंतर हम देखें, तो यहां पर सबको हमने क्या नाम दिया? एक्टर नाम दिया, ठीक है। अब अगर दूसरी पिक्चर को देखें, तो यहाँ पे एक अलग से इंडिविजुअल पिक्चर है, जो एक यहाँ पे इनका प्रॉपर हमने क्या दिया? नाम दिया। तो बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत आसान है अंतर को समझना। यहां पर आपने सीख लिया कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, ठीक है। अभी मैंने कहा इन सब में कॉमन बात क्या है, एक समान बात क्या है, कि ये सारे के सारे अभिनेता हैं। ये हो गया आपका कॉमन नाउन। क्या हो गया? ये हो गया आपका कॉमन नाउन। अब मैंने बोला यहां पर भी तो ये एक्टर है, पर इनका नाम क्या है, तो ये क्या हो गया? व्यक्ति विशेष का नाम, एक प्रॉपर पर्टिकुलर नेम दिया, तो ये क्या हो गए? अमिताभ बच्चन, और ये प्रॉपर नाउन है। क्या है ये प्रॉपर नाउन है। बात समझ में? तो ये हुआ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। किसी को कोई दिक्कत? सबको आ गया समझ में? यस, है ना। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की अगर बात करें, तो कॉमन नाउन मतलब एक कॉमन चीज होगी, क्लास बताएगा। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्ति विशेष का नाम। मैं उम्मीद करती हूं कि इससे आपको चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो गई, साफ हो गई, है ना। यस, क्या बात है, बहुत बढ़िया, अमेजिंग। अब ये जो पिक्चर आपको सामने दिख रही है, इसमें मुझे आप बताएंगे कि ये क्या है। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें आप मुझे बताएंगे कि ये क्या है। जल्दी से यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। ये पिक्चर नंबर 1 और ये पिक्चर नंबर 2। यहां पर देखिए, ये क्या है? बालू है, रेत है, जिसको हम क्या कहते हैं? सैंड, है ना। ये जो है क्या है? गिट्टी पत्थर, जिसको हम एक तरह से स्टोन बोलेंगे, है ना, गिट्टी पत्थर। ये क्या होता है? ये बेसिकली देखा जाए तो किसी भी भवन निर्माण के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, उनमें से ये कुछ है। अगर मैं बात करूं इसकी, इस पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये बड़ा सा एक सोने का पत्थर है ना। तो ये क्या है? ये है गोल्ड। मतलब यहां पर आप क्या समझ गए? यहां पर आप समझ गए मटेरियल नाउन क्या होता है, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आया, ये है मटेरियल नाउन। मतलब सिंपल सी बात बोलूं मैं अगर, तो ये सामग्री होती है, कच्चा माल जिसको हम बोलते हैं, ऐसा मटेरियल जिससे कुछ ना कुछ बनेगा आगे चल के, जो प्रोसेस होगा एक प्रक्रिया के थ्रू जाएगा और उसको कुछ ना कुछ बनाया जाएगा उससे। सोने का पत्थर है, इससे क्या बनेगा? सोने के आभूषण बनेंगे, सोने के बिस्किट बनेंगे, है ना। ये जो यहाँ पर बालू दिख रही है, ये जो गिट्टी पत्थर दिख रहा है, इससे क्या बनेगा? ये भवन निर्माण में काम आता है ना। तो ये मटेरियल नाउन होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है? इनकी खास बात ये होती है कि ये रॉ होते हैं, कच्चे माल को कहते हैं मटेरियल। इनसे कुछ ना कुछ बनता है और इनको कभी भी आप गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बट गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूं कि यहां पर भी आपको ये बात समझ में आई होगी। यस, तो ये होता है आपका, ये दोनों किस में आएगा? ये आपके मटेरियल नाउन के अंदर आएंगे। क्या हो गया? ये मटेरियल नाउन हो गया आपका, ठीक है। चलो जी, आगे अगर बात करूं मैं इसकी, है ना, तो इन पिक्चर्स के थ्रू आप देखिए, बताइए कि क्या दिख रहा आपको। थोड़ा कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 पिक्चर दिख रही है हमको, 3 इमेजेस दिख रही हैं। ये जो जनाब है, ये तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, है ना।
एंगर में दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है इनको देख के कि गुस्से में है ना। अब ये बहुत ही प्यारी सी इमेज है, बहुत ही प्यारी सी। देखिए कि एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कुछ खिला रही है, कुछ पिला रही है ना, तो बेसिकली भोजन करा रही है बोल सकते हैं, तो कि बड़े प्यार से। तो यहाँ पे आपको पिक्चर देख के क्या समझ में आ रहा, क्या दिख रहा, प्यार, ममता, लव, है ना। मदरहुड भी दिख रही है ना, कि ये क्या है, ये मदरहुड है ना। इसको क्या बोलते हैं, मदरहुड। ठीक है, राइट। दो चीजें समझ में। अब ये तो मतलब लिखा ही हुआ है, ये किसने नहीं देखा या किसने नहीं पढ़ा इसके बारे में, है ना। मतलब ये गाना किसने नहीं सुना होगा। शोले मूवी तो सभी ने देखी है ना। शोले पिक्चर सभी ने देखी है। और ये देखो, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और आज से आप क्या बोलेंगे, ये दोस्ती जो हमने की है इंग्लिश के साथ, जो हमने पहला कदम बढ़ाया है इंग्लिश की तरफ दोस्ती का, वो साथ भी हम कभी नहीं छोड़ेंगे। बता दो भाई एक बार। सारे के सारे यही गाना डेडिकेट करते हैं इंग्लिश को, कि ये दोस्ती जो हमने आज शुरू की है इसको हम निभाएंगे, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। राइट, सारे के सारे एक बारी फटाफट से, है ना। तो यहां पर क्या दिख रही है, दोस्ती दिख रही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रेंडशिप, है ना। ये क्या हो गया, फ्रेंडशिप। इनके चेहरे देखिए, इनके चेहरे देख के क्या लग रहा है, खुशी झलक रही है चेहरे में, बहुत ज्यादा खुश है ये। तो ये और क्या बोल सकते हैं इसको हम, ये हो जाएगा हैप्पीनेस, है ना। खुशी भी दिख रही है हमको, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, है ना। तो ये क्या है, ये जो लिखा हुआ, ये जो सारे शब्द यहां पर लिखे हुए हैं, क्या आप इनको छू सकते हैं, क्या आप इनको छू सकते हैं, क्या आप इनको देख सकते हैं। आपका जवाब हो सकता है कि हाँ मैम, हम तो गुस्सा देख सकते हैं। नहीं देख सकते आप गुस्सा। आप गुस्से में एक इंसान को देख सकते हैं, बट गुस्सा दिखता नहीं, है ना। आप ये जो प्यार है, प्यार मतलब आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप इसको छू नहीं सकते। आप एक फीलिंग है, एक भाव है। पढ़ा था ना भी, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को कहते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, ये भाव है, ठीक है। ये इमोशंस, ये फीलिंग्स है। तो लव एक फीलिंग है, मदरहुड एक एहसास है। मदरहुड मतलब, है ना। समझ गए आप लोग, समझ में आई बात सभी को। हाँ, यस। देख या छू तो नहीं सकते, बट हाँ हम इसको क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसका एहसास हमें हो सकता है, फील कर सकते हैं। अब जैसे कुछ बुरा हुआ तो आपको अजीब सी दुख वाली फीलिंग होती है ना। कुछ अच्छा हुआ तो बड़े खुश होते हैं आप, है ना। तो वो जो खुशी है, जो दुख है ना, जो एक्साइटमेंट है, जो प्यार है, वो आप सिर्फ महसूस करते। तो हर वो चीज जो आप महसूस करते हैं वो आती है किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये तो एंगर, लव, मदरहुड, फ्रेंडशिप और हैप्पीनेस, इनको हम कहते हैं क्या, कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहां तक की बात उम्मीद करती हूं आपको समझ में आई होगी। यस, बहुत बढ़िया। एंग्री नहीं होगा श्रुति, एंग्री तो एडजेक्टिव बन जाएगा। यहां पर एंगर, जिसको हम बोलते हैं गुस्सा, है ना, ये होता है गुस्सा, एंगर, ठीक है। एंग्री बोल देंगे ना, तो एंग्री के बाद आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, जैसे एंग्री यंग मैन, एंग्री बर्ड। तो एंग्री एक एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। उस पे मत जाओ अभी। एंगर समझो, एंगर, लव, हेट्रेड, फ्रेंडशिप, मदरहुड, चाइल्डहुड, ये सब के सब क्या होते हैं, ये होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलो आगे समझते हैं हम, है ना, एक बारी कॉमन प्रॉपर नाउन को फिर से अच्छे से। कलेक्टिव नाउन का मैं जिक्र करूंगी, है ना। कलेक्टिव नाउन की पूरी एक चार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे इस तरह से। तो यहां तक की बात, जो बेसिक चीजें हैं आपको समझ में आ गई होंगी। अब थोड़ा सा इनको थियोरेटिकली समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। देखिए, अगर कॉमन नाउन सिंपली अगर एक लाइन में बोले तो ये एक क्लास रिप्रेजेंट करता है। एक क्लास से आप क्या है, कॉमन नाउन में आएंगे, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है तो आप कॉमन नाउन हो गए। मैं एक टीचर हूं, मैं एक कॉमन नाउन हो गई, है ना। अगर मैं बोलूं कि आप जो है, मेरा नाम जूही है, तो जूही प्रॉपर नाउन हो गया। मैं आप में से किसी का नाम लूं रागिनी का, तो रागिनी क्या हो गई, वो प्रॉपर नाउन हो गई। मैंने स्टूडेंट बोला तो वो कॉमन नाउन हो गया। बहुत ही आसान सी बात जो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं। ये एक पर्टिकुलर या डेफिनेट नाम बताता है। जैसे आप देख सकते हैं, महेश किसी पर्सन का नाम है, पटना और अमिताभ बच्चन जो एक आइडेंटिटी बताते हैं आपकी, है ना, उनको हम कहते हैं कॉमन और प्रॉपर। बहुत ही आसान, यहां तक की चीजें हम समझ चुके हैं, है ना। अब देखते हैं कलेक्टिव। यस, अब यहां पर इसको ध्यान से समझिए।
नाम में ही ना काम छुपा होता है, थोड़ा सा नाम को समझने की कोशिश करिए, है ना। अब नाम में काम कैसे छुपा है, क्या लिखा हुआ है, कलेक्टिव। अगर मैं इसको बोलूं कलेक्ट करना, या फिर मैं इसको बोलूं कलेक्शन, है ना, या फिर मैं इसको बोलूं कलेक्शन, ठीक है। तो कलेक्शन को क्या कहेंगे हिंदी में हम, संग्रह, है ना, ये होता है संग्रह। ये होगा आपका समूह या ग्रुप, है ना, इसको बोलते हैं समूह या कोई ग्रुप। अब अलग अलग ग्रुप को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा, जैसे ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक लाइट क्या हो गई, लाल हो गई, रेड हो गई, तो उसका मतलब क्या है, सबके सब रुक जाएंगे। अब जो ट्रैफिक सिग्नल के सामने सारे के सारे लोग जमा हैं, है ना, अब वेट कर रहे हैं कि कब सिग्नल जो है ग्रीन होगा और कब हम आगे बढ़ेंगे, तो वो जो सारे लोग वहां पर हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम झुंड बोलेंगे या भीड़ बोलेंगे, जल्दी से बताना। जो ट्रैफिक सिग्नल लगा है ना, रेड सिग्नल है, अब उसको हमने क्या करना है, वेट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग वहां पे एक साथ हैं, जमा है, तो उनको हम भीड़ बोलेंगे या फिर उनको झुंड बोला जाएगा, क्या कहेंगे उसको हम, बिल्कुल सही बात, उनको झुंड थोड़ी बोलेंगे। और अगर मान लो आप कहीं जा रहे हैं, आपने देखा हरा भरा खेत है, हरा भरा मैदान है, नॉट खेत, है ना, खेत में जानवर अगर चले जाए तो बेचारे किसान का नुकसान हो जाएगा। एक मैदान है जहां पर बहुत सारे भेड़ बकरी गाय सब क्या कर रहे हैं, चारा चर रहे हैं, है ना, उनको क्या बोलेंगे, भीड़ या झुंड, जवाब मिल जाएगा आपको, बिल्कुल सही। उनको क्या बोलेंगे, भीड़ या झुंड, जानवर हैं, जानवर एक साथ एक जगह पे चारा खा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे क्या, झुंड। बात समझ में आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अलग अलग ग्रुप को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उसी को कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कलेक्शन हो गया आपका, है ना, नाउन यानी नाम, तो कलेक्शन का नाम, है ना, समूह का नाम, अलग अलग समूह को अलग अलग नामों से जाना जाता है ना। और आपकी सहूलियत के लिए, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से 3 पार्ट्स है, ध्यान से देखिए। ये एक लोगों का समूह होगा, जानवरों का जो अलग अलग जानवरों का अलग अलग झुंड होता है ना, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत सारे, अगर आपने लायन, बहुत सारे शेर देख लिए एक साथ, जो कि बहुत ही रेयर है कि बहुत सारे दिख जाए, है ना, तो अगर ऐसा इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि बहुत सारे शेर हमको दिख गए, तो वो क्या कहलाएगा, उनको थोड़ी ना हम कह देंगे कि अच्छा ये तो हर्ड है, ये तो झुंड है ना, वो प्राइड होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से, वैसे ही वस्तुओं का, है ना, वस्तुओं का जो एक साथ जमावड़ा होगा उसको भी हम अलग नाम से बुलाते हैं। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का यही इसका एक मेन उद्देश्य था कि आप समझें कि इनको अलग अलग चीजों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। क्राउड ऑफ पीपल होगा, जानवर है तो हर्ड ऑफ कैटल होगा, चाबियों का गुच्छा है तो एक साथ संग्रह है, वो हो जाएगा बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर का गुच्छा, है ना। और उसके बाद में आप देखते हैं टफ्ट ऑफ हेयर और ग्रास, तो घास फूस बहुत सारी एक साथ रखी हुई है, उसको टफ्ट बोलते हैं। बालों का जो गुच्छा होता है ना, तो बालों के गुच्छे को भी हम क्या कहते हैं, टफ्ट कहते हैं। हीप ऑफ डस्ट, डस्ट बहुत सारी एक के ऊपर एक ऐसे पाइल से जमा हो गई है बहुत सारी, उसको बोलेंगे हीप, है ना। बर्ड्स के लिए फ्लॉक यूज करते हैं, पीकॉक्स के लिए मस्टर यूज करते हैं, और ऐसी लिस्ट है इनकी, है ना। आर्मी होता है सोल्जर के लिए, है ना। ट्रूप जो होता है ये होता है डांसर्स का, परफॉर्मर्स का, ऐसी बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है ना। आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि कलेक्टिव नाउन्स होते क्या है और इनसे संबंधित ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं, ऐसे कौन से नियम है जो हमको ध्यान पे रखना है, जिसको हम आगे कंटिन्यू बिल्कुल करेंगे। अभी आपको ये जानना समझना जरूरी है कि ये क्या है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ बात सभी को समझ में आई होगी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। थोड़े से और देख लेते हैं। जैसे आप सभी स्टूडेंट हैं तो वो क्या हो जाएगा, क्लास ऑफ स्टूडेंट। टीचर्स बहुत सारे होंगे तो उनको स्टाफ कहते हैं। जजेस, है ना, का पैनल जो होता है वो जूरी मेंबर्स कहते हैं, सुना होगा ये तो आप लोगों ने, है ना। सेलर्स जो होते हैं, है ना, सेलर जो जहाज का जो पूरा क्रू होता है, जहाज चलाने के लिए एक पायलट होगा, बहुत सारे और लोग होंगे, तो सारे लोगों का जो ग्रुप है उसको बोलते हैं हम क्रू, है ना। वैसे ही प्राइड ऑफ लायन हो गया। अब देखो बर्ड्स के लिए फ्लाइट भी कहा जाता है, फ्लॉक भी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर कब उसको फ्लाइट बोलेंगे,
और कब उसको फ्लॉक बोलेंगे? जब बर्ड्स भाई हमेशा उड़ती तो नहीं रहती है ना, एक पॉइंट होगा जब वो बैठकर कहीं दाना भी चुग रही होंगी, है ना। तो अगर एक साथ बैठी हुई खूब सारी बर्ड्स हैं उनको कहेंगे फ्लॉक, ठीक है। आप देखोगे कि वो जब उड़ती है ना तो भी वो बहुत झुंड में उड़ती हैं, देखोगे आप शाम को अक्सर जब वो अपने अपने घर लौटते हैं तो सारी जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं सारे, वो एक साथ झुंड में उड़ते हैं। तो जब वो उड़ रहे हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? फ्लाइट कहते हैं। जब नहीं उड़ रहे तो फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। कांग्रेस कहते हैं पता है मंकीज एंड बबून्स को। बहुत सारे बंदर अगर एक साथ हैं तो उनको हम कहते हैं अ कांग्रेस ऑफ मंकीज, ठीक है। चलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है थोड़ा सा उस पर भी फोकस कर लीजिए। पार्लियामेंट ऑफ वाउल्स होता है, पाइल ऑफ बुक्स, और इस तरह से काफी सारे और भी वर्ड्स हैं, है ना, जो कलेक्टिव नाउन के अंडर आते हैं। कलेक्टिव नाउन का क्या इंपॉर्टेंट रूल है और किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम आगे ये टॉपिक आगे जो है सेशंस में कवर करेंगे। यहाँ तक की बात मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मटेरियल नाउन जैसा कि हमने बताया कि ये होता क्या है? नेम ऑफ रॉ अनमेड। रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा माल, ठीक है। रॉ मतलब क्या होता है? कच्चा माल, है ना। अनमेड जो बना नहीं है, अभी आगे चल के बनेगा, है ना, कुछ ना कुछ उससे। जैसे वुड है, लकड़ी है, लकड़ी से क्या बनता है? फर्नीचर बनता है। तो लकड़ी तो रॉ है, बाद में दरवाजे बने, खिड़कियां बने, है ना। आज तो लकड़ियों से मतलब फ्लोर बन रहा है, बहुत सारी चीजें बनती है। तो वो जो बनी हुई चीज है वो मटेरियल नाउन नहीं कहलाएगा। अगर मैं बोलूं कि बताइए कि आपके रूम में जो दरवाजा है क्या वो मटेरियल नाउन है? क्या आंसर होगा आपका? क्या वो मटेरियल नाउन है? आपके रूम में जो दरवाजा है ना, जो लकड़ी का बना हुआ दरवाजा है, वो मटेरियल नाउन है क्या? जवाब देंगे आप लोग? हाँ, वो बिल्कुल नहीं है। वो क्या होगा? वो होगा आपका जो दरवाजा है वो कॉमन नाउन में आएगा, है ना। अगर मैं बोलूं कि वो किससे बना हुआ है ना, तो वो आएगा आपका मटेरियल नाउन में, ठीक है। चलिए जी, अब अगर देखें एक इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पे बोलूं, वो ये है कि ये कभी भी काउंट नहीं किए जाते, गिने नहीं जाते। अब गिनने से क्या मतलब है? गिनना मतलब ये होता है कि आप 1 2 3 4 5 6 में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हर वो नाउन जिसको आप 1 2 3 4 या किसी भी नंबर से, है ना, या किसी भी नंबर से एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, उसके सामने आप नंबर नहीं लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? वो अनकाउंटेबल। जैसे मैंने कहा एक पानी देना, मैंने बोला एक पानी देना, ऐसा कहते हैं क्या हम? एक पानी, 2 पानी, 3 पानी तो नहीं होता। पानी को तो आप ऐसा नहीं बोलते ना। आप उसको बोलोगे अगर दुकान कहीं जा रहे हो तो भाई 1 लीटर वाली बोतल देना पानी की, है ना, या 1 ग्लास पानी पीना है या 2 ग्लास पानी पीना है, तो आप क्या कर रहे हैं? पानी के आगे 1 2 3 नहीं लगा रहे, क्योंकि लगेगा ही नहीं ना, है ना। आप ये थोड़ी बोलेंगे 1 चाय देना, 2 चाय देना, 1 शक्कर देना, 1 चावल देना, नहीं कहते ना आप ऐसे। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? लकड़ी की बात करते हैं अगर हम, 1 लकड़ी देना नहीं, आप जाके उसको किलो में मेजर करवाओगे। अलग अलग तरह से इनका मापने और तौलने का तरीका होता है, और उनको हम किस कैटेगरी में रखते हैं? वो होते हैं मटीरियल नाउन। इनको नापा या तोला जाता है, मेजर किया जाता है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर है, सीमेंट है, कोल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ये बात समझ में आई आपको कि मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जो कच्चा माल होते हैं, जो गिने नहीं जा सकते, कभी भी इनको आप गिन नहीं सकते। इनको तौल सकते हैं, सोना तौल सकते हैं ना, ग्राम्स में जाके आप लेते होंगे, है ना। आपकी 10 ग्राम चाहिए, 20 ग्राम चाहिए, तो ग्राम में ले रहे हैं, मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया? आप उसको तौल रहे हैं, है ना। एक सोना देना तो कभी नहीं बोलेंगे, है ना। तो ये है जानने वाली और पहचानने वाली बात। ये जो बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हैं ये आगे क्वेश्चंस में आपको काम आने वाली है। तो ये जब बेस स्ट्रांग होगा आपका, जब फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी, तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। और ऐसा नहीं है कि नाउन पढ़ लिया तो अब ये टॉपिक आगे नहीं हेल्प करेगा, ये टॉपिक आगे आपको हर दूसरे टॉपिक में हेल्प करेगा। ये समझा तो आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आएगा, ये दोनों आपने समझा तो आपको एडजेक्टिव अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो हर एक टॉपिक जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पढ़ेंगे अदिति, है ना। स्पेस किस में आएगा ये बता रहे हैं। देखो स्पेस को किस कैटेगरी में रख सकते हैं आप, कौन से स्पेस की बात कर रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से किसी ने पूछा मुझसे कि फर्नीचर कौन सा नाउन होगा, तो फर्नीचर को हम रखेंगे कॉमन नाउन में ही, है ना। और अगर हम बात करें आगे कि वो
काउंटेबल अनकाउंटेबल तो वो अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। एक फर्नीचर दो फर्नीचर नहीं बोला जाएगा। देखो सारे जितने भी नाउन हैं उनको अल्टीमेटली फिर से हम डिवाइड करेंगे सिर्फ दो भागों में, है ना। मैं रिवर्स गई, पहले 5 प्रकार समझाए और उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगी कि इनको 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। एक होगा जिनको गिन सकते हैं, एक होगा जिनको नहीं गिन सकते। ठीक है, तो सारे पांचों के पांचों। अब आप बताएंगे कि क्वेश्चन तो मेरा आपसे होगा, बस एक नाउन और पढ़ ले हम, है ना। फिर ये क्वेश्चन का जवाब जो है आप देंगे मुझे कि किनको हम गिन सकते हैं, किनको हम नहीं गिन सकते। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या क्या बताते हैं, कोई गुण, कोई क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी है ना, एक गुण है, एक क्वालिटी है। इमोशन, लव एक इमोशन है, या गुस्सा एक इमोशन है ना। फीलिंग, वही लव हेट्रेड एक फीलिंग होती है। तो ये क्वालिटीज, इमोशंस और फीलिंग्स बताने वाले जो नाउन होंगे वो क्या होते हैं, उनको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। उनको हम देख नहीं सकते, उनको हम छू नहीं सकते, बट हाँ उनको हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसलिए इनको पता है एक और बात से इसको बोलते हैं, इनको और कहा जाता है फेल्ट ओनली नाउन। क्या बोलते हैं, फेल्ट ओनली नाउन, मतलब ऐसा नाउन जिनको हम सिर्फ, जिनको क्या कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में सभी को? यस, चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब इसमें एक और खास बात अगर देखें तो इनके ना, इनको सफिक्स, इनके सफिक्स से पहचानते हैं। अभी सफिक्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं हम इसको प्रत्यय। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं प्रत्यय। प्रत्यय मतलब जो किसी शब्द के आखिर में लगा होता है। जैसे कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको आप इनके एंडिंग लेटर, लास्ट में जो वर्ड होगा उससे पहचानेंगे, एंडिंग लेटर से। टी वाई, आर वाई, आई सी ई, टी आई ओ एन, एन ई एस एस, एम ई एन टी, एच ओ डी। अभी पढ़ा था, मदरहुड देखा था वहां पे हमने, वो शिप मतलब आपकी फ्रेंडशिप हो गई, किनशिप हो गई, रिलेशनशिप हो गई, है ना। इज्म, अभी इनसे सारे वर्ड्स भी देखेंगे, ई एन सी ई, ए एन सी ई, टी एच, ये सारे जो होंगे ये एक निशानी है, एक क्यू है, एक सिंबल है कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचान सकते हैं इनके आखिरी में लगने वाले जो भी आपके शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, सैनिटी, टी वाई आ गया, है ना। ब्रेवरी, है ना, मतलब बहादुर होना, बहादुरी। जस्टिस, आई सी ई आया। स्मार्टनेस, एन ई एस एस, ये क्या लगा, है ना, एन ई एस एस, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नाउन, है ना। अगर इसी को मैं बोलूं सिर्फ स्मार्ट, है ना, स्मार्ट बॉय, मैं बोलूं स्मार्ट बॉय, तो यहां पर ये जो वर्ड स्मार्ट है ना, इसको आप नहीं बोलोगे कि ये नाउन है। ये क्या बन गया, ये बन गया एडजेक्टिव। ठीक है, ये क्या बन गया, ये एडजेक्टिव बन गया। ये क्या है, बॉय यहां पर नाउन है। क्या है, बॉय यहां पर नाउन है। नाउन के पहले लगने वाला शब्द होता है एडजेक्टिव। तो यहां पर ना बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव में, तो ध्यान से समझिएगा। इनके मोस्टली, है ना, आप क्या करोगे, आखिर में जो सफिक्स लगे हुए हैं इनसे आप पहचानते हो इनको। जैसे कि ये सारे वर्ड्स हैं, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन, टी आई ओ एन में एंड हो रहा, चाइल्डहुड, एस एच आई पी लिखा था यहाँ पे, फ्रेंडशिप, पेट्रियोटिज्म, आई एस एम था यहाँ पे, ये रहा, है ना। जर्नलिज्म, आई एस एम आया, मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओबीडियंस, ई एन सी आ गया, ये भी एब्स्ट्रैक्ट है। ए एन सी, मेंटेनेंस बोलते हैं ना। हेल्थ, टी एच आ गया। ग्रोथ, टी एच आ गया। यूथ में भी टी एच है। ब्यूटी में टी वाई है। तो ये सारे के सारे, इनको पहचानना इसलिए आसान हो जाता है, बट जरूरी नहीं है कि सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होंगे ऐसे ही होंगे, कुछ इस तरह भी होते हैं। लव, हेट्रेड, लाफ्टर, प्लेजर, है ना, ये भी जो नाउन्स है ये कौन से होते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। अब सवाल ये आता है कि मैम हम पहचानेंगे कैसे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक आपने समझा। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना काफी सारे, तब आप इनको पहचानने लगेंगे। ठीक है, अभी तो करने वाला है क्वेश्चंस, वेट। ठीक है, अब मुझे आपसे पूछना है, आप सभी से, कि जो ये 5 हमने नाउन पढ़े हैं, है ना, इनको आप डिवाइड करेंगे 2 कैटेगरी में, एक काउंटेबल होगा और एक अनकाउंटेबल होगा। ये जो 5 नाउन आपने पढ़े, सिंपल सी बात है, पढ़ो इस शब्द को, क्या लिखा है, काउंट एबल। काउंट यानी गिनना, एबल यानी योग्य, गिनने योग्य। हर वो नाउन जो गिना जा सकता है, हर वो नाउन जिनके आगे नंबर लगाया जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। ठीक है, अनकाउंटेबल की बात करें तो क्या हो गया, अन लग गया यहाँ पे, है ना, मतलब ये इसका उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा।
अनकाउंटेबल, अन मतलब जिसको नहीं, नहीं नेगेटिव सेंस देगा, काउंट है ना जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, अनकाउंट एबल योग्य, जिनको नहीं गिना जा सकता, मतलब सिंपल सी बात है जिनके सामने आप नंबर्स नहीं लगा सकते, उनको आप बोलेंगे अनकाउंटेबल। तो ये क्या हो गया, वाटर, विजडम, ऑयल, शुगर, इनको नहीं गिन सकते ना, राइट। चलो जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से सारे के सारे बताएंगे। नहीं, जर्नलिज्म को वर्ब भी बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं, जर्नलिज्म वर्ब नहीं होता है ना, कैसे होगा वर्ब वो। चलो अभी आपको क्या करना है ना, डिवाइड करना है जो 5 नाउन पढ़े हैं हमने, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इनको डिवाइड करो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में। तो मैं पूछ रही हूँ आपसे सवाल कि काउंटेबल में मैं क्या कॉमन नाउन को रख सकती हूँ, क्या काउंटेबल में कॉमन नाउन आ सकता है, हाँ या ना, बिल्कुल आ सकता है। कॉमन नाउन पेन है, गिन सकते हैं ना इसको, ठीक है, ये हो गया कॉमन नाउन। क्या इसमें मैं प्रॉपर नाउन को रख सकती हूँ, मान लेते हैं आपकी क्लास में अभी अभी हमारी जो क्लास चल रही है ना, मैं मान लेती हूँ स्टूडेंट्स में से कुछ लोग हैं जिनका नाम एक जैसा है ना, मान लेते हैं कि अन्नू, अन्नू यहाँ पे 2 लोग हैं, एक अन्नू मिश्रा है, एक अन्नू शर्मा है, तो 2 अन्नू हो गए। तो नाम एक ही है उनका, है ना, आइडेंटिटी एक ही, बट वहां पे 2 लोग हैं सेम नाम के, तो एक तरह से हम मटेरियल प्रॉपर नाउन को भी क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, बोल सकते हैं ना इस क्लास में 2 अन्नू हैं, है ना, तो नंबर लगा, नंबर लगा मतलब प्रॉपर नाउन भी काउंटेबल होगा। अब बात करते हैं कलेक्टिव की, तो यहां पर बताएंगे कलेक्टिव नाउन कौन सा है, ये है टीम। एक से ज्यादा टीम हो सकती है, आईपीएल चल रहा, सबको पता है कितनी सारी टीम्स हैं उसमें, है ना, अलग अलग टीम है, तो मतलब टीम को क्या कर सकते हैं आप, प्लूरल बना सकते हैं, उनका बहुवचन कर सकते हैं। बहुवचन करना मतलब सिंपल है, उनके आगे नंबर लगाना, कितनी टीम्स खेल रही हैं, है ना, 4 टीम है, 5 टीम है, तो नंबर लगा ना, नंबर लगा मतलब कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल होगा, हाँ या ना, बात समझ में आई। तो ये तीनों तो इधर आ गए। अब मुझे बताओ मटेरियल नाउन, अभी मैंने बहुत ज्यादा जोर डालकर इस बात को बोला था कि मटेरियल नाउन जो होते हैं इनको हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, इनको कभी गिन नहीं सकते हम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल। 1 2 3 नहीं लगाते, है ना, चलो राइट, बहुत बढ़िया, मटेरियल नाउन हो गया। अब विजडम, बुद्धिमता, बुद्धिमता जो होती है आपकी, वो आप महसूस करते हैं, दिखती थोड़ी है कि अच्छा वो देखो उसकी बुद्धि दिख रही है ना, ऐसा होता तो सबको किसके पास कितनी बुद्धि है पता चल जाता है ना, वो देखो उसकी वो जो जा रहा है उसकी बुद्धि दिख रही है, ऐसा नहीं होता है ना, तो हम नहीं गिन सकते, हम नहीं देख सकते उसको, तो वो कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी हो गया अनकाउंटेबल में। अब मुझे बताओ ये जो अभी सीखा पहचानना, क्या इसको भूल पाएंगे आप, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है, मैं ही आप लोगों के बिहाफ पे आंसर कर रही हूँ कि नहीं, ये जो चीज समझी आपने, इसको कहते हैं पहचानना, आइडेंटिफाई करना। अभी एक एक्सरसाइज करेंगे और उस एक्सरसाइज में आप सभी से मुझे आंसर चाहिए, आपको क्या करना है, पहचानना है। अभी नाउन समझ में आ गया, क्या होता है नाउन, एक नेमिंग वर्ड है, 5 प्रकार हमने डिस्कस किए, कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, है ना। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, है ना, वस्तुवाचक कर लिया, भाववाचक कर लिया, समूहवाचक, इनको हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है। ये 5 को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक होता है जिनको गिन सकते हैं, एक होता है जिनको नहीं गिन सकते, ठीक है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आप सभी रेडी हैं एक्सरसाइज करने के लिए, रेडी है कि नहीं, हाँ या ना, जोश में आंसर करेंगे सारे के सारे। लेट्स चेक आवर नॉलेज, ठीक है, अब अपना नॉलेज चेक करते हैं। क्या करना है आपको इस एक्सरसाइज में, पिक आउट द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, कौन से प्रकार के ये बताना है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन आपके सामने, आंसर मुझे सभी से चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। द विक्रांत इज अ बिग शिप, मार्च इज द 3rd month ऑफ द ईयर, ये सारे आपके लिखे हैं, पहले वाले को बताएंगे पहले, चलो। द विक्रांत इज अ बिग शिप, इसमें अगर मैं पूछूं नाउन कौन कौन से हैं और कौन से टाइप के हैं, तो जल्दी से बताइए कि यहां पर कौन सा नाउन दिख रहा आपको, द विक्रांत इज अ बिग शिप, क्या है, शिप कॉमन नाउन है, बहुत बढ़िया, शिप एक नाउन है, विक्रांत एक नाउन है ना, विक्रांत तो नाम हो गया, तो ये हो गया प्रॉपर, शिप
हो गया कॉमन, बहुत ही शानदार। चलो अभी ये देखो, मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर। इसमें पहचानो नाउन, कितने सारे नाउन है ये देखो पहले, और फिर ये बताओ कि उनका प्रकार क्या है, कौन से प्रकार में वो आते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मार्च इज द थर्ड मंथ ऑफ द ईयर, इसमें क्या क्या चीजें नाउन है पहले तो ये देखते हैं। मार्च नाउन है या नहीं? बिल्कुल है ना। उसके बाद में ईयर एक नाउन है, ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद मंथ एक नाउन है ना, बहुत बढ़िया। ये तीनों की तीनों क्या हो गए, नाउन हो गए। थर्ड मत बोलना, थर्ड एक नंबर वो एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। मार्च, मंथ और ईयर। अब इसको कॉमन और प्रॉपर में अगर आपको बताना हो, कॉमन प्रॉपर ही है यहाँ पे, तो क्या क्या हो जाएंगे। मार्च एक पर्टिकुलर डेफिनेट नेम बता रहा, एक अलग से नाम बता रहा है मंथ का, तो वो मार्च प्रॉपर नाउन हो गया। मंथ की बात करेंगे तो यहाँ पे नहीं क्लियर है ना, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। ईयर की बात करेंगे तो ये भी आपका कॉमन नाउन हो गया, ठीक है, बहुत ही शानदार। अगला देखो, क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। कहते हैं ना, जहां स्वच्छता होती है वहां भगवान का वास होता है ना, जहां साफ सफाई होती है। तभी तो हम सारे जो इंडियंस हैं, हिंदू हैं, क्या करते हैं, दिवाली के समय लक्ष्मी जी के आने का टाइम होता है तो हम पूरे घर की सफाई कर डालते हैं ना, क्योंकि सफाई है तो वहां पर देवी जी का आगमन होता है ना। चलो जी जल्दी से बताएंगे। क्लेनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, यहां पर क्या है जो आपको लगता है कि नाउन है, और कौन सी कैटेगरी का नाउन है ना, कौन से प्रकार में उसको हम रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, है ना। क्लेनलीनेस कैसे पहचानेंगे, एक तो पहला कि ये NESS में एंड हो रहा, ये दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं ये भी NESS में एंड हो रहा है ना, तो दूसरा इनको देख तो नहीं सकते, इनको हम महसूस कर सकते हैं, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, करेक्ट। अभी देखो आगे, पॉवर्टी इज अ कर्स, इसको पहचानिए फटाफट से। पॉवर्टी इज अ कर्स, इसके बाद और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जितना पढ़ा वो समझा या नहीं समझा अभी पता चल जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सभी का आंसर आ रहा है, वेल डन। इसी तरह से अगर आप रिस्पॉन्स करते रहेंगे, इसी तरह से समझते और पढ़ते रहेंगे, तो देखिए फिर आपकी तो इंग्लिश से हो जाने वाली है बहुत ही अच्छी खासी यारी, है ना, दोस्ती हो जाने वाली है। क्या बात है। पॉवर्टी इज अ नाउन, बिल्कुल सही। कर्स भी एक नाउन है, ठीक है। पॉवर्टी यानी गरीबी, है ना। पॉवर्टी TY, ये कौन सा नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ही शानदार, मतलब बातें समझ में आई हैं। तो कर्ज यानी क्या होता है, अभिशाप, श्राप देना, कर्ज देना, है ना। तो यहां पर आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको आप देख या छू नहीं सकते हैं, ठीक है। अब देखो TY में एंड हो रहा है, ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बट कर्ज में कोई ऐसा लास्ट में लेटर नहीं है जिसको आप बोलोगे कि एब्स्ट्रैक्ट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि कुछ को आप पहचान सकते हैं आखिर के लेटर से, बट कुछ बिना उसके भी होते हैं, जैसे ये रहा कर्ज। तो ये चारों के चारों जो है आपके बिल्कुल सही हुए, वेल डन। 4 on 4, 4 on 4, बहुत ही बढ़िया, शानदार, है ना। चले अगले सवाल पे। यस, चलो अगला सवाल रहा ये, यहां पर देखो ये क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर, पिछले साल में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसको बनाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और बताइए कि क्या होगा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां पर देखिए लिखा क्या है, आपको एरर फाइंड आउट करनी है। फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, है ना। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स स्टर्न वार्निंग, स्टर्न यानी कि बहुत ही सख्ती से किसी चीज को कहना, है ना, सख्ती से चेतावनी दी थी डॉक्टर ने, है ना। लतिका कंटिन्यूड टेकिंग शुगर्स इन हर मिल्क। ध्यान से पढ़ो, आपको पढ़ते ही आंसर मिलेगा अगर आपने अभी चीजों को समझा है तो, आई एम श्योर। और ये देखिए ये पूछा गया सवाल है, SSC CGL 10 अगस्त को 2017, है ना, ये पूछा गया सवाल है। क्या हो जाएगा भाई, क्या बात है ना। अभी अभी हमने देखा शुगर्स क्या होता है, शुगर मटीरियल नाउन में आएगा, है ना। मटीरियल नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, इनको तौल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, है ना। इनको क्या कर सकते हैं हम, मेजर कर सकते हैं।
काउंट कर सकते हैं क्या? नो, काउंट नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपली शुगर, ये हो जाएगा शुगर। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स टर्न वार्निंग, मतलब क्या हो गया? डॉक्टर की सख्त चेतावनी के बावजूद भी लतिका क्या करती रही? लतिका शुगर अपने मिल्क में लेती रही, जो उसको मना किया गया था। कितना आसान सवाल था। देखो एसएससी की अगर मैं बात करूं, सीजीएल एग्जाम की मैं अगर बात करूं, तो हवा बहुत ज्यादा क्रिएटेड है कि भाई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत कठिन सवाल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई की है, आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से आराम से सारे सवालों को बना सकते हैं। जी हाँ, इंग्लिश को भी, इंग्लिश को लेकर तो कुछ ज्यादा ही हवेबाजी होती है कि भाई हम तो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश बनती नहीं, इंग्लिश को मतलब क्या समझें, कितने रूल याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हिंदी मीडियम से मैं भी हूं, पर ये इसका मीडियम से कोई लेना देना नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से, आप मराठी मीडियम से, आप इंग्लिश मीडियम से हैं। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसा आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा, आपने इसको ऊपर ऊपर से पढ़ा था, अंदर घुसकर डेप्थ में जाके नहीं पढ़ा था, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और समझने वाले के लिए कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होती है ना। कहते हैं ना, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है। तो अगर आपने ठान लिया है कि इस बार ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, आपके माता पिता आप पे गर्व महसूस करें और उनको आपको दिखाना है कि ये देखिए स्कोर कार्ड, ये देखिए स्कोर कार्ड, हम सिलेक्ट हो गए, आपकी मेहनत रंग लाई, आपके आशीर्वाद से हम जो है ना निकाल लिए नौकरी, वो जो खुशी होगी आप बताइए मुझे, उस खुशी के लिए पढ़िए, है ना। उस एक खुद का भी एक होगा कि आपको चाहिए नौकरी, खुद को भी आपको चाहिए होगा कि आप एकदम से इंडिपेंडेंट बने, कुछ करें करियर में, उसके लिए चाहिए ना। तो आप ये सोचिए, जब जब आपको लगता है ना अरे इंग्लिश में कितने सारे रूल्स आ गए, कैसे याद होंगे, कितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप ये जो गोल है आपका कि आपको इस साल नौकरी निकालनी है, ये अगर यहाँ पे फिट रहेगा ना, और क्यों निकालनी है वजह पता है आपको, तो ये तो बहुत छोटी चीज है। ये आप ऐसे कूद फांद के लांग कर जाएंगे, है ना। आप यहाँ पे रेंगने नहीं वाले, आप यहाँ पे भागने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो जज्बा है ये कायम रखना। लोग बोलेंगे कि अरे नहीं आ रहे मार्क्स, मॉक दे रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, उन सब की बातों में नहीं आना है। आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। चीजें समझ में नहीं आई, क्लास में पूछो मैम ये नहीं समझ में आया, उसको बताइए, हम बताएंगे, पर कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। देखो कोई रॉकेट साइंस है नहीं ये, है ना, बहुत आसान सी चीज है। ठीक, यस, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते, ये रिकॉर्डिंग होगी आपके पास में, है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, है ना। अब अगले सवाल पे चलें। चलो, ये आपके सामने अगला सवाल। चलो, ये देखिए, इसमें माई ग्रैंडफादर ऑफन थिंक्स ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। जल्दी से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे, कोशिश करिए। ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार फिर से, है ना, सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर ऑफन थिंक्स, मतलब वो अक्सर ऐसा सोचते हैं, है ना, ऑफ द हैप्पी डेज, है ना, वो खुशी वाले दिन जो थे, है ना, ऑफ द हैप्पी डेज ऑफ हिज चाइल्डिश। क्या इसमें किसी भी पार्ट में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एरर है, कोई गलती है ना। और देखो हम पढ़ रहे हैं नाउन, तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए कि नाउन की ही गलती पूछी जाएगी यहाँ पे आपसे अभी इस क्लास में। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत नहीं, थिंक नहीं होगा, चाइल्डिश यहाँ पर गलत है। चाइल्डिश यानी क्या होता है, जिसको हम कहते हैं बचकाना, है ना, इसको हम क्या कहते हैं, बचकाना। बचकाना कहते बचकाना हरकत कर रहे हो, ये क्या बात होती है, तो वो चाइल्डिश बिहेवियर होता है। चाइल्डिश मतलब यहां पर ये हो गया एडजेक्टिव, पर हमको चाहिए क्या, हमको यहाँ पर एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए, यहाँ पर इसको होना चाहिए चाइल्डहुड, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट जो फॉर्म है वो हो जाएगा चाइल्डहुड। ठीक है, बचपन जिसको कहते हैं, ये बचकाना हुआ और ये इसका मतलब क्या होगा, बचपन।
ठीक है। तो अपने बचपन के वो खुशनुमा दिन, वो हैप्पी डेज जो है वो अभी भी याद करते हैं, उनके बारे में वो सोचते हैं। ही ऑफन थिंक्स, है ना, बात समझ में आ गई? यस, वो चाइल्डहुड होगा। और क्योंकि यहाँ पर HOOD हुड लगा, ये कौन सा नाउन होगा जल्दी से बता देंगे सारे के सारे। नाउन की कौन सी कैटेगरी में आएगा, कौन से प्रकार में आएगा ये? हाँ बिल्कुल सही, सभी ने सही आंसर किया है, चाइल्डहुड ही होगा वो। और जो चाइल्डहुड है वो कौन सा नाउन होता है? क्या ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मटीरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है? यस बिल्कुल सही, ये जो है ये इसको कहते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको हम क्या करते हैं, इसको हम महसूस करते हैं, है ना। चल बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो आपकी गड़बड़ थी वो पार्ट सी में थी। आंसर क्या है आपका? पार्ट सी। इसके पहले वाले सवाल में क्या देखा हमने, यहां पर भी आपका आंसर क्या हो गया था, ये सी या 3 जो लिखा है, ठीक है। चल अब चलते हैं अगले सवाल पे। लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन। बहुत ही शानदार सा सवाल है, और इससे आपको, हाँ जी, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आएगी, जरूर आएगी, आप कंटिन्यू करिए, है ना। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे से स्टेप ले रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं, फिर समझ रहे हैं और फिर जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप बस बने रहिए, है ना। मैंने क्या बोला, मैंने शुरुआत में एक कोट किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को, कि जो एक्सीलेंस है वो एक एक सतत प्रयास है, जिसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो एक दिन में नहीं होता कि अच्छा आपने आज पढ़ा और आप तो एकदम बुद्धिमान हो गए, आइंस्टाइन बन गए, ऐसा नहीं होता एक दिन में, है ना। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, हर दिन कोई प्रयास करना होता है। फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आए, आप तो क्या कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या इसमें गड़बड़ है जल्दी से बताएंगे। लॉयल टू वंस कंट्री इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन, मतलब, हाँ, अरे वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। लॉयल टू वंस कंट्री नहीं होगा, ये क्या हो जाना चाहिए, लॉयल्टी। ये क्या होगा भाई, लॉयल्टी। लॉयल्टी टू वंस कंट्री, लॉयल्टी यानी क्या होता है, वफादारी, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वफादारी, ठीक है। ये हो गया आपका वफादारी। तो यहां पर ये जो चाहिए था वर्ड, ये चाहिए था नाउन। लॉयल क्या दिया हुआ था, एडजेक्टिव दिया हुआ था। अक्सर जो एग्जामिनर आपसे गलती सेंटेंस में इस तरह का जो एरर देगा, वो क्या देगा, हमेशा आप देखना, ये एक एग्जामिनर जो है ना, वो क्या सोचता है, ये अगर हम सोचेंगे ना तो हम और आसानी से समझ पाएंगे चीजों को, और वहां पे हमारी माइनस मार्किंग के चांसेस 0 हो जाएंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव, इन पे ना बहुत बारी कंफ्यूजन क्रिएट होती है, और एग्जामिनर इस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। जैसे मैंने आपको बोला ब्यूटीफुल, ठीक है, और फिर मैंने आपको बोला ब्यूटी, ठीक है, फिर मैंने इसी को आपको यहां पे बोला, ये हो गया ब्यूटीफाई, ठीक है, फिर मैंने इसी को यहां पर बोला ब्यूटीफुली। अभी ना यहाँ पे पहचानेंगे हम ब्यूटीफुली, ठीक है। फिर मैंने यहां पे आपको बोला ब्यूटिफिकेशन। अब ये सारे शब्दों को आपको क्या करना है, आपको पहचानना है, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं। अभी हम पहले पार्ट पे हैं, नाउन को समझ रहे हैं, बट यहां पर आप देखिए कि किस तरह से एग्जाम में आपको फंसाया जा सकता है। वो ये है, क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, फिर लिखा है ब्यूटी, फिर लिखा है ब्यूटीफाई, और लिखा है ब्यूटीफुली और ब्यूटिफिकेशन। मेरा सिर्फ एक सवाल है यहाँ पे, मैं और कुछ नहीं पूछ रही, आपसे सिर्फ पूछ रही हूं, इनमें नाउन क्या क्या है, सिर्फ ये बताइए, क्योंकि अभी हमने नाउन ही पढ़ा है ना। पहचानिए और मुझे बताइए कि इन जो शब्दों को लिखा है मैंने, इनमें नाउन क्या क्या है, जल्दी से बताएंगे। क्या ब्यूटिफिकेशन को मैं बोल सकती हूँ कि ये नाउन है? क्या ब्यूटीफुल एक नाउन है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, बहुत बढ़िया, ठीक है, ये हुआ आपका एडजेक्टिव, करेक्ट। क्या मैं बोल सकती हूँ ब्यूटी एक नाउन है? अभी अभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि ये ब्यूटी जो है TY, ये क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हाँ या ना, अभी पढ़ा हमने। क्या TION में एंड होने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम नाउन बोलते हैं?
अभी अभी मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब पढ़ाया तो मैंने बताया कि कुछ ऐसे प्रत्यय होते हैं, कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, जिनसे पहचानते हैं कि ये क्या है, ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यस, ब्यूटिफिकेशन भी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है, ये क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर मैं बात करूं, ब्यूटीफुल तो बता दिया एडजेक्टिव है, बहुत ही बढ़िया। ब्यूटीफाई करना, ये हो जाएगा वर्ब, क्रिया जिसको कहते हैं। ब्यूटीफुली मतलब ये हो जाता है एडवर्ब। मैं अभी आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रही कि आपको ये पता होगा और बताना चाहिए, पर मैं आपको बता दे रही हूं कि एक शब्द, देखा आपने, यही खास बात है इंग्लिश की, एक शब्द एक नहीं बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है ना। वही नाउन बन गया, वही एडजेक्टिव बन गया, वही आपका एडवर्ब बन रहा है, वही वर्ब बन रहा है। मतलब आप देख रहे हैं, संज्ञा, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सारे रोल निभा रहा है। इसीलिए चीजों को जानना और समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, अक्सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव की जो कंफ्यूजन है उसका फायदा उठाकर वो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चंस आपके सामने फेंकेगा, है ना। तो लॉयल क्या हो गया, लॉयल एक एडजेक्टिव होता है। लॉयल क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव होता है। यहां पर चाहिए क्या था, लॉयल्टी, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि एग्जामिनर क्या सोचता है, ठीक है, तब तो फिर वारे न्यारे, है ना। चलो, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहां तक की चीज आपको समझ में आई, है ना। अब यहां तक जो हमने देखा, हमने क्या देखा कि नाउन क्या होता है, नाउन के 5 प्रकार हमने देखे, फिर उनको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद में हमने देखा कि कैसे पहचानना है, और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस भी किए जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किया, ठीक है। तो ये जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है ना, सारा नाउन का जो जितने भी रूल्स हैं, जितने भी नियम हैं, वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल को अगर आपने समझा तो उसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व करते हैं। तो इस चीज को समझना कि किसको गिन सकते हैं, किसको नहीं गिन सकते हैं, किसके आगे हम संख्या लगा सकते हैं और किसके आगे संख्या नहीं लगा सकते, ये अगर बहुत अच्छे से यहाँ पर बैठ गया है तो फिर विश्वास करिए कि आगे जो पढ़ने वाले हैं अभी, वो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, जो है नाउन एंड नंबर्स, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, नाउन एंड नंबर्स, ठीक है। नहीं, 1.5 आवर की क्लास होगी आपकी, है ना, 1.5 की, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नाउन एंड नंबर, सिंपल सी बात है ना। अभी जो मैं कह रही हूं वो सुनिएगा, बोर्ड को मत देखिए। नाउन एंड नंबर मतलब ये हो जाएगा आपका कि नंबर के हिसाब से एक वचन और बहुवचन सुना सभी ने, है ना, हिंदी पढ़ी है सभी ने, इंग्लिश संस्कृत भी पढ़ी है। तो हाँ, एक वचन और बहुवचन पता है ना क्या होता है। एक वचन मतलब एक वस्तु या एक चीज या एक पर्सन। अगर मैं बोलूं बहुवचन तो बहु यानी ज्यादा, एक से ज्यादा, बस वही है। नाउन को 2 पार्ट्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं, अगर नाउन को नंबर के बेसिस पे डिवाइड करना है तो वो 2 तरीके होते हैं, या तो वो सिंगुलर होगा या तो वो प्लूरल होगा, ठीक है। देखो, तो ये सिंगुलर नाउन होता है, ये एक प्लूरल नाउन होता है। जब सिंगुलर नाउन की बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है एक वचन। क्या है ये, एक वचन। जब हम बोलते हैं प्लूरल है तो ये हो जाता है आपका बहुवचन, ठीक है, ये है बहुवचन। सिंगुलर नाउन मतलब क्या होगा, जब नाउन किसी एक आइटम को रिफर करता है, व्हेन अ नाउन टॉक्स अबाउट वन आइटम, एक आइटम की जब बात करेगा, है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कार है, होटल है, पैलेस है, तो यहाँ पर सब क्या है, एक एक है, दिख रहा है आपको, है ना। अब इन्हीं को मुझे प्लूरल बनाना है, एक से ज्यादा की बात करनी है ना, तो क्या हो जाएगा, मोर देन वन आइटम की जब हम बात करेंगे तो वो प्लूरल नाउन होगा। कार को कर दिया कार्स, होटल को कर दिया होटल्स, और उसके बाद पैलेस को कर दिया पैलेसेस, ठीक है। तो सिंपल है। अभी देखो, जब हम बात करते हैं ना कि नाउन, तो नाउन में हमको समझ में आता है कि भाई नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, है ना। जब हम बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात फीड की गई है बचपन से, और कुछ इस तरीके से ही पढ़ाया गया है कि एस लगा दो तो प्लूरल बन जाएगा, एस हटा दो तो सिंगुलर हो जाएगा। मुझे बताना कितने लोग के दिमाग में यही चीज है ना, कितने लोग यही सोचते थे अभी तक कि सिंगुलर और प्लूरल बनाना मतलब अगर सिंगुलर है तो उसमें एस नहीं होगा और प्लूरल है तो उसमें एस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। कितने लोग यही सोचते थे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल आशु, देखो अभी हम पढ़ रहे हैं नाउन, है ना, तो मेरा फोकस अभी है कि मैं नाउन को अच्छे से समझा दूं। अगर मैं नाउन में ही वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव लेकर आऊंगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेते हैं ना, पहले एक स्टेप को अच्छे से समझो, उसके बाद जब हम वर्ब्स पढ़ेंगे, जब एडवर्ब्स पढ़ेंगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक जो सेंटेंस है ना, अगर मैं बात करूं एक सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो है वो बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं हम, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंगफुल, जो आपको एक मीनिंग कन्वे करता है ना, जो आपको एक मीनिंग कन्वे करता है। जैसे मैं यहां पे बोल दूं आपको माय, ठीक है, माय जूही इज नेम, तो ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है ना, ये भी एक ग्रुप है। पर क्या मैं बोल सकती हूँ कि ये एक सेंटेंस है? मैंने बोला माय जूही इज नेम, है ना, तो क्या मैं बोलूं कि ये एक सेंटेंस है? जवाब होना चाहिए कि ये एक सेंटेंस नहीं है, क्योंकि सेंटेंस का क्या मतलब होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आपको एक मायने बताते हैं, जो किसी का अर्थ निकलता है। ये सेंटेंस, इसका कोई अर्थ निकल रहा? ये तो अनर्थ है। माय जूही इज नेम क्या होता है? अगर मैं इसी को बोलूं, इसी को मैंने ठीक कर दिया है ना, मैंने बोला माय, है ना, मैंने बोला माय नेम इज जूही, ठीक है जी। अब मुझे बताओ कि क्या ये कन्वे कर रहा है एक मीनिंग कि भाई इसमें बताया जा रहा है कि मेरा नाम जूही है? हाँ जी, है ना। तो यहां पर आपको ये समझना है कि जो आप कह रहे हैं ना वर्ब एडवर्ब को बता दीजिए, मैं अभी इसलिए नहीं बता रही। एक सेंटेंस है ना, में बहुत सारे वर्ड्स में से अभी हमने सेलेक्ट किया है सिर्फ एक पार्ट। जैसे ये हो गया नेम, ये हो गया जूही, है ना, ये होता है नाउन। क्या होता है, कोई बिल्डिंग बनती है तो क्या करते हैं? पहले उसकी नींव रखते हैं ना, है ना, बिल्डिंग बनानी है तो पहले उसकी नींव रखेंगे, उसके बाद उसमें उसके स्टेप्स होंगे, पहले उसके बाद लेंटर डलेगा, फ्लोर बनेगा, रूम्स बनेंगे, खिड़कियां बनेंगी, दरवाजे बनेंगे, ये सब चीजें क्या है उसके बाद आती है। तो बेसिक फाउंडेशन की जो बात करें तो वो ये है। तो पहले नींव को समझ लें, उसके बाद में इसमें यहाँ पे प्रोनाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे वर्ब है, इसके बाद में और भी सेंटेंस, अगर लंबे सेंटेंस की बात करें तो उसमें प्रेपोजिशन होगा, उसमें कंजंक्शन होगा, है ना। तो एक सेंटेंस के एक पार्ट को हमने आज चुना है कि पहले नाउन को समझते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हौले हौले एक एक स्टेप करके प्रोनाउन क्या होता है, फिर उसके बाद वर्ब क्या होता है, फिर एडजेक्टिव क्या होता है, ये सारा कुछ समझेंगे, है ना। एक साथ एक दिन में ज्यादा अपच हो जाएगी, ठीक है। चलो, हाँ जी, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? यहां तक की बात समझ में आ गई कि सेंटेंस का एक पार्ट हमने चुना है जो कि है नाउन, जो कि किस तरह से फंक्शन कर सकता है। नाउन कैन बी अ सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट की तरह भी काम करता है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करता है। तो यहां पर आप देखिए एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों चाहिए रहते हैं, है ना, वो पढ़ रहे हैं हम आज, ठीक है। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम थे कि सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन, इतना ही समझ में आया कि अभी तक हमको ये लगता था, या है ना, हमको क्या लगता है कि किसी नाउन में एस या ईएस लगा देंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। बात बोलो हाँ या ना, है ना। हमको अभी तक यही समझ में आता था कि किसी भी नाउन में हम क्या कर दें, एस लगा दें या ईएस लगा दें तो वहां पे वो नाउन बन जाता है ना। बट ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इसके अंदर तह तक बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको बोला ना, अभी तक हमने स्कूल में जो भी पढ़ा है वो हमने ऐसे ऊपर सरफेस पे पढ़ा है, यहाँ हमें किनारे पे बस बैठ के थोड़ा सा पढ़ लिया सरफेस पे। अभी तो हमको डुबकी मारनी है अंदर, ये नाउन का एक जो सागर है उसके अंदर हमको डुबकी मारनी है। अब डुबकी मारेंगे तो फिर लेयर्स खुलती जाएंगी। भाई ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एस लगा दिए तो सिंगुलर बन गया, सिर्फ एस लगा दिए तो प्लूरल बन गया, एस हटा दिए तो सिंगुलर हो गया। नहीं, आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। कुछ नाउन्स में ऐसे एस लगता है, यस, कुछ में नहीं लगता, कुछ में अगर एस लगा तो उनका मायने बदल जाएगा, है ना। कुछ का प्लूरल बिल्कुल अलग बनता है और कुछ को प्लूरल बनाने के लिए कुछ भी लगाना या हटाना नहीं पड़ता है। वो प्लूरल और सिंगुलर जो है बिना कोई चेंज के बन जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अब आप जो पढ़ेंगे वो आपके एग्जाम में उनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो रेडी हैं समझने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए? यस, है ना। चलो, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखिए, हाउ टू फॉर्म प्लूरल
फ्रॉम सिंगुलर, तो पहला इसका कैसे हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। पहला काम जो अभी तक करते आए हैं वो ये है बाय सफिक्सिंग एस। सफिक्सिंग मतलब आखिरी में, प्रत्यय का काम क्या होता है, वो आखिर में लगता है वर्ड के, है ना। एस लगा देंगे तो सिंगुलर नाउन बन जाएगा प्लूरल, जैसे जॉय का हो गया जॉयज, चेयर का हो गया चेयर्स, रेडियो का हो गया रेडियोस, मोमेंटो का मोमेंटोस। मोमेंटो क्या होता है, एक स्मृति चिन्ह जिसको बोलते हैं ना, स्मृति चिन्ह यादगार के लिए दिया जाता है, वो मोमेंटो होता है। पियानो का हो गया पियानो। सिंपल सी बात, इसमें कोई भी इफ या बट। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं आप, क्या सुनना है आपकी? यस, कोई भी इसमें ऐसी बात जो नहीं समझ में आई? कोई भी ऐसी बात नहीं ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान, सिंपल एस लगा दिया और ये समझ में आ गया, पेन बुक सब कुछ, है ना। अभी देखो, अब यहाँ पे पढ़ना है, हमने एस पढ़ा था, ये हो गया ई एस, है ना। कुछ ऐसे नाउन्स होंगे जहां पर आप डायरेक्टली एस नहीं लगा सकते, वहां पे आपको लगाना होगा ई एस, तभी वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, तभी वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। ठीक है, जैसे ग्लास का ग्लासेस, अभी ग्लास लिखा हुआ है, क्या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ये तो ग्लास है फिर इसमें एक एस लगा दिया, ऐसा तो कोई शब्द ही नहीं होता इंग्लिश में, ऐसा कोई शब्द ही नहीं है ना। तो क्या करते हैं, अब ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एस लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा ग्लासेस, बेंच, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, ये इसका जो साउंड कैसा आ रहा है, च, है ना। तो जहां पर भी आपको ऐसा साउंड मिलेगा, बेंच बोल रहे हैं तो लास्ट में क्या आ रहा है, च, तो वहां पे आपको ईएस ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बेंचेस हो जाएगा, है ना। बुश का, बुश यानी झाड़ियां जो होती है ना, उसका हो जाएगा बुशेस, ईएस लग जाएगा। एसएच के बाद भी आप बताइए मुझे, ऐसा एस लगा सकते हैं, कभी भी नहीं लगा सकते, तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि यहाँ पे नहीं लग सकता, इसीलिए ईएस आएगा, बुशेस हो जाएगा। चर्च, अगेन यहाँ पर क्या आ रहा है, च का साउंड आ रहा है, तो जब भी च का साउंड आएगा तो आपको क्या करना है, ईएस ही लगाना है यहाँ पे। वॉच लिखा है तो वॉच का क्या हो जाएगा, वॉचेस। तो बात समझ में आई कि या जहां पर भी आपको साउंड हिंदी में च का आ रहा है वहां ईएस तो लगेगा। ऑलरेडी जहां पर एस 2 बार आया है, तीसरी बार एस नहीं आ सकता, इसीलिए ईएस आएगा। क्लियर बात, यहां तक समझ में आ गई? मैं यहीं पे मिल जाएगा, यस यस यस, बिल्कुल सही, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैम, डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन को देखो, ये डिफरेंस ना डिपेंड करता है सेंटेंस पे भी, है ना। कलेक्टिव नाउन का अगर कोई रूल लगा, जैसे आपको सीजीएल एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि नाउन पहचानो कि कौन सा नाउन है ना। अगर मैं बोलूं टीम, टीम एक कलेक्टिव नाउन भी है, टीम एक कलेक्टिव नाउन है, बट टीम एक कॉमन नाउन का भी काम करता है ना। अब उसी टीम को मैंने स्पेसिफाई कर दिया, आरसीबी, आरसीबी की टीम जो है, तो वहां पे टीम का नाम हो गया, तो वो टीम प्रॉपर नाउन भी बन गई। ठीक है, तो एक ही शब्द है, मैंने अभी बताया ना। आप सिंपल सी बात ये समझिए कि आप अभी क्लास में हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मेरे लिए आप क्या हैं, आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, एक लर्नर हैं। ठीक है, आप अपने घर में क्या है, बहुत सारी भूमिकाएं निभाते हैं। आप हैं तो एक ही पर्सन ना, आप किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, है ना, किसी के दोस्त हैं, राइट, किसी के कुछ है, किसी के कजिन है, तो आप एक ही पर्सन है, पर आप कितने रोल निभा रहे हैं, बहुत सारे रोल निभा रहे हैं। वैसे ही यहाँ पर भी शब्दों का खेल वही है, एक शब्द अलग अलग जगह पे अलग अलग भूमिका भी निभा सकता है। ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि टीम अगर कलेक्टिव नाउन में मैंने आपको पढ़ाया तो टीम सिर्फ कलेक्टिव नाउन में होगा, नहीं भाई, है ना। एक टीम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है गेम को जीतने के लिए, किसी भी गेम को जीतने के लिए एक टीम का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, यूनाइटेड होना बहुत जरूरी है। यहां पर टीम एक कलेक्टिव नाउन भी है और एक कॉमन नाउन भी है, क्योंकि मैं इन जनरल बात कर रही हूं, मैं किसी भी एक टीम की बात कर रही हूं, है ना, जनरल बात, जेनरिक बात जिसको बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। पर अगर मैं बोलूं भाई आरसीबी की टीम ने इस बार कमाल परफॉर्मेंस किया, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर भावुक होकर नहीं बोलना मैम आरसीबी की टीम अच्छा परफॉर्म की। एनीवे, अब बात को समझिए कि मैंने बोला आरसीबी की टीम, तो ये तो प्रॉपर हो गया, समझे, एक ही शब्द बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, हाँ जी, ठीक है, चलो। हाँ जी, चलो, ये हो गया, समझ में आ गई बात। आगे देखते हैं,
बाय चेंजिंग द लास्ट लेटर y इंटू IES। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक और तरीका है कि जब आप y को IES में कन्वर्ट करेंगे, है ना, लास्ट में y है, आप इसको क्या करेंगे, y हटा के IES लगाएंगे तो ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं, हाँ, जिनमें आखिर में क्या है, y, बेबी, बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज, है ना। अच्छा मुझे बताओ कि बेबी कौन सा नाउन होगा, जल्दी से मार्क इसमें कमेंट बताएंगे बेबी कौन सा नाउन है, ठीक है। लेडी का वाई हटाया हमने, लेडीज कर दिया। स्टोरी का वाई हटाया, IES कर दिया। सिटी का वाई हटाया, सिटीज बना दिया। आर्मी का वाई हटाया, आर्मीज बना दिया। तो ये कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम इसके लास्ट व्यंजन को या लास्ट लेटर को जो वाई हटाएंगे, IES लगाएंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान पे रखनी है, सीखनी है, समझनी है ना। इन सबका जो कॉन्सेप्ट है, इन सबका जो नॉलेज है, अल्टीमेटली आपको काम आएगा एग्जाम में। और ऐसा नहीं है कि हमने नाउन पढ़ा तो ये सिर्फ स्पॉट द एरर में काम आएगा कि भाई एरर के क्वेश्चन के लिए पढ़ना है, नहीं। आप नाउन पढ़ रहे हैं एरर के क्वेश्चन के लिए, यस। सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाता है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं। आप क्लोज टेस्ट के लिए भी नाउन पढ़ रहे हैं, है ना। क्लोज टेस्ट में जो एक पैराग्राफ दिया होगा उसमें कुछ कुछ शब्द मिसिंग होंगे, है ना, उनको आपको फिल करना है। वहां पर ये जानना जरूरी है कि उस सेंटेंस में वहां पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच चाहिए, उसमें भी नाउन काम आएगा। पैरा जंबल, है ना, जो बहुत सारे अलग अलग सेंटेंस दिए होते हैं शफल किए हुए, फिर आपको उसको अरेंज करना होता है ना, उसमें भी नाउन काम आएगा। नाउन पहचानोगे कि अच्छा ये इंट्रोडक्शन, ये पहला सेंटेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि नाउन सिर्फ आपको ग्रामर में मदद करेगा, ये रीडिंग में भी मदद करेगा। इनफैक्ट हम वोकैबुलरी पढ़ते हैं तो वोकैबुलरी में भी बहुत सारे शब्द जो होते हैं, कुछ नाउन होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, कुछ एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आर्मी प्रॉपर नाउन है? आर्मी कैसे प्रॉपर नाउन हुआ भाई, ठीक है। चलो ये कलेक्टिव है ना, कलेक्टिव नाउन। बेबी का मैंने पूछा था, बेबी एक कॉमन नाउन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जी, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवल ऑफ द सिंगुलर। इनसाइड वॉवल मतलब अंदर लगा जो स्वर है, ये देखो यहां ना अक्सर कंफ्यूजन होती है और अभी आप इसको विटनेस करेंगे, देखेंगे। ध्यान से देखिए, मैन, MAN, मैन लिखा है ना। क्या हो गया भाई, ठीक है, MAN, मैन लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, ई लगा देंगे। ए को हटाया, यहाँ पे ई लगाया तो ये मैन हो गया, ये प्लूरल हो गया। वैसे ही वुमन है, प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, उच्चारण इसका वुमन, है ना, इसको क्या बोलेंगे, ये होता है वुमन और ये विमेन, ठीक है, विमेन। ये हो गया प्लूरल, ये हो गया सिंगुलर। फुट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया। ये दोनों जो वॉवेल है इनको हमने चेंज कर दिया ई में। वैसे ही गूस का गीज हो गया, है ना। तो बात समझ में आई, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम, इनके जो वॉवेल है, इनके जो अंदर के जो स्वर है, उनको हम चेंज करेंगे ई में। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ए को ई किया, ओ को ई किया, ओ को ई किया। अब इनसे बनते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरीके से। जल्दी से मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा, जल्दी से। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन, अभी जो पढ़ा उसके बेसिस पे, है ना। स्पॉट द एरर, आपको एरर पहचाननी है। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 फीट हाई एंड इट्स पेंटिंग्स आर वेरी अट्रैक्टिव, है ना। ध्यान से देखो, बहुत आसान सा सवाल है, पढ़ते ही क्वेश्चन बन जाएगा। लाउस का लाइस होगा भाई, ठीक ठीक ठीक। क्या हो जाएगा भाई, ध्यान से देखो। जब आपको एरर का क्वेश्चन पढ़ना हो ना, तो पहले तो एक बार में पढ़ लो पूरा सेंटेंस को, उसके बाद एक एक पार्ट को पढ़ो अच्छे से। द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट, यहां पर तो कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक। मैग्निफिसेंट क्या, बिल्डिंग इज 50 फुट हाई, ठीक है। अब देखो गलती नजर आई, कोई गलती नजर आई, यस 50 लिखा है भाई, तो 50 के साथ फुट कैसे होगा, ये तो सिंगुलर होता है। 50 है तो मतलब यहाँ पर क्या चाहिए हमको, इसका प्लूरल फॉर्म चाहिए, है ना। यहां पर इसको हम क्या कर देंगे, फीट कर देंगे। आप बोलोगे बात ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट जब हम एग्जाम लिख रहे होते हैं ना, श्रीमती टिकटिकी जो चल रही होती है, तब एक्चुअली जो प्रेशर होता है ना हमारे ऊपर में, उसमें हम ऐसे छोटी छोटी सिली सिली गलतियां कर बैठते हैं। इसको हमने फूड का फीट करना है, ये कभी कभी ध्यान पे नहीं रहता है। मैन को मैन करना है, ये कभी हम स्किप कर जाते हैं। तो ये
इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको जो पता है वो आप समय आने पे क्या उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यही एग्जामिनर का काम होता है पता करना। अदरवाइज ये कोई बड़ी बात है क्या? बहुत छोटी सी बात है। ठीक है, बात समझ में आई? तो एग्जामिनर क्या चाहता है ये समझना, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। हमने ये देखा 50 फुट वाला, ठीक है, समझ में आ गई बात? करेक्ट। तो आज के सेशन में हमने जो भी कुछ पढ़ा है ना, जो भी कुछ समझा और सीखा, मैं ऐसी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको समझ में आई बात है। क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले हमने जाना है ना कि सीजीएल एग्जाम के बारे में, पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या क्या हमें कवर करना है। फिर हमने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया जो कि है नाउन। नाउन क्या होता है? हर वो चीज जिससे आप घिरे हुए हैं वो नाउन है। हर वो चीज जिसे आप देख और नहीं भी देख सकते हैं, है ना, वो नाउन होती है। जैसे नहीं देख सकने वाला मैंने बताया, फेल्ट ओनली नाउन्स, जिनको हम महसूस कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसके प्रकारों को पढ़ा। 5 प्रकार होते हैं, है ना, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद अल्टीमेटली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक हो गया काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल। तो बेसिकली नाउन 2 प्रकार के, एक जो गिन सकते हैं, एक जिनको नहीं गिन सकते। और गिनने वाले कौन कौन से थे? कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, इन तीनों को गिन सकते हैं। मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट इनको नहीं गिन सकते। ठीक है, बात समझ में आई? देखो, मटेरियल को तो नाप तोल सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट को नाप तोल भी नहीं सकते आप, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए और फिर नंबर्स पे आए कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है ना। कुछ शब्दों को हमने पढ़ा कि एस लगाकर बनेगा, कुछ में ईएस लगाकर बनेगा, कुछ में वाई हटाकर आईएस लगा के, और कुछ में उनके अंदर की वॉवेल को चेंज करके। ठीक है, चलो यहां तक की बात आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आई होगी। अगले सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, है ना। नाउन एंड नंबर में बहुत सारी और चीजें पढ़नी है, तो वो उसको कंटिन्यू करेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया है उनको रिवाइज करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो दोबारा देखना हो तो दोबारा देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर।